नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। धरती पर सुरक्षित लौटे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग के बाद से गुजरात के झुलासन में जश्न का माहौल। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सुरक्षित वापसी पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने खुशी जताई। पीएम ने कहा, आपका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को करेगा प्रेरित। संसद में गृह राज्य मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, आतंकी घटनाओं में आई 71% की कमी। ऑनलाइन गेमिंग के खतरों के लिए भी सरकार सजग। लोकसभा में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मामले में केंद्र और राज्य का आपसी सहयोग जरूरी। रायसीना डायलॉग का अंतिम दिन आज। विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए पैनल चर्चा में शामिल। कहा, डिजिटल ग्रुप में कारोबारी फैसलों के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम भूमिका। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव पर ईडी का शिकंजा कसा। पटना स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में पूछताछ। और सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की आज सुबह 3:27 पर धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई है। दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से ये वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैशडाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई। इसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सुनीता और बुच के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी वापसी हुई है। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से वे 9 महीने तक वहीं फंसी रहीं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अपने मिशन पर अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए। आज अंतरिक्ष यान के स्प्लैशडाउन के साथ अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके क्रू क्वार्टर में कई दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया है, जहां कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उन्हें अपने परिवारों के पास घर जाने की मंजूरी देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार न मानने की भावना से सभी को प्रेरित किया है। उनकी ऐतिहासिक यात्रा दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और असाधारण साहस की कहानी है। मैं उनके दृढ़ संकल्प को सलाम करती हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस आए। पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुनीता विलियम्स के साथ ही एक तस्वीर साझा कर लिखा कि आपका स्वागत है। क्रू 9 धरती ने आपको मिस किया। ये धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दृढ़ता का वास्तव मतलब समझाया है। उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना, उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, सुनीता विलियम्स ने एक पथ प्रदर्शक के रूप में इस भावना का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उन सभी पर बहुत गर्व है
जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है तो किस तरह से बड़े परिवर्तन होते हैं, तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। प्रधानमंत्री ने अपनी ट्वीट में सुनीता विलियम्स और उनके साथी की वापसी पर खुशी जताते हुए कहा कि आपका स्वागत है, क्रू 9 धरती ने आपको मिस किया। तो प्रधानमंत्री ने सुनीता विलियम्स और उनके साथी के धैर्य, साहस और लगातार किसी चीज को हासिल करने का जो जुनून होता है उसकी तारीफ की है। आगे भी बताएंगे सुनीता विलियम्स और उनके साथी की वापसी से जुड़ी तमाम अन्य खबरें भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बलजीत पाजी, सत श्री अकाल। मेरा सोना मेरी खेती नू चार चांद लगा रहा है। बल्ले बल्ले हो गया इधर। बड़ीकर साहब कैसे का है? मेरा सोना मेरी दुकान में स्टॉक बढ़ा रहा है। हजारिका बाबू की खबर? हाल खबर सर, मेरा सोना मेरे बेटे का म्यूजिक एल्बम बना रहा है। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और नासा ने प्रेस वार्ता कर यात्रियों की तारीफ की है। इसी कड़ी में नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टीच ने कहा है कि यह मिशन क्रू सदस्यों के अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है और आगे भविष्य में मंगल ग्रह और चांद की सतह पर फिर से वापस जाएंगे। यह मिशन क्रू सदस्यों की अनुकूलन क्षमता को दिखाती है। I want to congratulate the entire NASA Commercial Crew Program, the SpaceX team. You know, in many ways, if I step back to last year, this has been 9 months in the making, and I couldn't be prouder of our team's versatility, our team's ability to adapt and really build for the future of human spaceflight and looking at different ways to do business, taking advantage of one vehicle to launch a crew and then bring back the crew in a different vehicle. Our partner SpaceX did a tremendous job. Every time we asked them to do something a little different, they stepped up and to the plate and did that, including swapping capsules 6 weeks ago prior to Crew 10, and then also adjusting the Crew 9 mission. इसके अलावा नासा के ऑपरेशन इंटीग्रेशन मैनेजर बिल स्पेच ने कहा कि क्रू ने 150 से अधिक शोध किए हैं। We both spent 171 days in space on this trip. Seeing the arrival and departure of 4 different visiting vehicles to the ISS. Butch and Sunny spent 286 days in space, and they got to see 8 different visiting vehicles coming and going from the ISS. We stay really busy as we talk about all these vehicles coming and going from the station. Nick and Butch each conducted 1 spacewalk, and Sunny conducted 2. That actually gave Sunny the record for most time on spacewalks by a woman, and puts her 4th overall in terms of time outside doing spacewalks. अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा के तट पर उतारा गया। धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत डॉल्फिन्स ने किया। दरअसल लैंडिंग के दौरान अपने एस्ट्रोनॉट का स्वागत करने और उनके रिसीव करने के लिए नासा की टीम बोट के साथ मौजूद थी, जहां बेसब्री से अंतरिक्ष यात्रियों का इंतजार किया जा रहा था। वहीं समुद्र में एक और
बेहतरीन नजारा देखने को मिला। ड्रैगन कैप्सूल के समुद्र में उतरते ही डॉल्फिन्स कैप्सूल के आसपास से तैरती हुई देखी गई। बेहद खूबसूरत दृश्य था जब डॉल्फिन्स ड्रैगन कैप्सूल के चारों ओर चक्कर लगाती नजर आए। गुजरात के झुलासन गांव में नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी पर जश्न जैसा माहौल है। लोग काफी खुश हैं और दिवाली जैसा उत्सव मना रहे हैं। गांववासियों ने सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए पूजा पाठ और हवन भी किया और अब उनकी सफल वापसी पर पूरे गांव वाले झूमते नजर आ रहे हैं। मेरे खुशी का कोई पार नहीं है। आज जो 9 महीने से मैं राह देखता था, जो यज्ञ पे यज्ञ करता था, उसकी खुशी मेरे को आज मिल गई है। वो महादेव से, जो नीलकंठ महादेव ने बहुत कृपा की है। जो हमने जो पूजा किया उसका फल भी हमको दे दिया है। उससे बहुत बड़ी खुशी है। जैसे अयोध्या में राम आए थे ना, इतनी खुशी हमको है। हम दिन भर बहुत खुशी से और आनंद से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, हम चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स फिर एक बार हमारे गांव में आए। हमारी बहुत खुशी है। दिवाली जैसे दशहरा हमने मनाया है, पूरी रात जग के हमने हवन किया है। उनके आने की खुशी में बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है। हमारे गाँव में हर तरफ पटाखा मिठाई फूट रही है और सब आनंद उल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी असीम। असीम, इस दिन का इंतजार था, 17 घंटे की एक तरह से एक मुश्किल यात्रा भी थी जो 9 महीने रही सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में, लेकिन उसके बाद की यात्रा भी एक मुश्किल यात्रा के तौर पर थी। आज वापसी के बाद हम देख रहे हैं उनके पैतृक गांव में भी जश्न है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है विज्ञान के लिए, मानवता के लिए, क्योंकि जो काम सुनीता विलियम्स और उनकी टीम करके आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो यात्रा थी वो बहुत ही एक लंबी यात्रा साबित हो गई सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लिए, क्योंकि नासा ने सिर्फ इन दोनों यात्रियों को 8 दिनों के एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा था स्पेस में, ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वो 8 दिनों की यात्रा 282 दिनों में तब्दील हो गई। 9 महीने से भी ज्यादा दिनों तक वो दोनों वहां पे ISS पे रहे। ये बहुत ही कठिन दौर था, लेकिन उनके हौसले को सलाम, उनके जज्बे को सलाम कि इन 9 महीनों के दौरान भी उन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया, जज्बे को बिल्कुल ही संभाल कर रखा। और अब आपने देखा उन तस्वीरों में जब ये लोग आए, धरती पर उतरे, तो उन्होंने काफी खुशी का इजहार किया, थम्स अप का साइन दिया सुनीता विलियम्स ने। तो ये दिखाता है कि उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति, जो मनोशक्ति, वो कितनी मजबूत रही होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नासा ने जिस मिशन के लिए भेजा था उसको अंजाम तो दिया ही गया, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट को वहां भेजा गया था ऋतु कि आप इन दोनों यात्रियों को सकुशल वापस लाइए धरती पे, उसमें कुछ खराबी आ गई और उस खराबी की वजह से उसके बाद के जो मिशन भेजे जाने थे उसमें लगातार खराबियां आती रही, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते रहे और इस तरह से ये 1, 2, 3, 4 महीने नहीं बल्कि 9 महीने तक लंबा एक इंतजार खिंच गया। और उसके बाद ये दोनों यात्री, दोनों नहीं बल्कि जो क्रू 10 मिशन के जो लोग गए थे उनमें भी उनको रिप्लेस करके 4 लोग, टोटल 4 लोग धरती पर इनकी वापसी हुई है। 17 घंटे की बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा। और ऋतु सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जी असीम, अंतरिक्ष विज्ञान असीम संभावनाएं अपने में समेटे हुए है और मुझे लगता है कि दुनिया के तमाम देश उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करते रहे हैं। नासा का कहना है कि ये पूरी यात्रा 9 महीने की सुनीता विलियम्स और उनके साथी की ये यात्रा और ये वापसी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर रही, इसलिए भी कि अभी तक जितने मिशन भेजे जाते थे, तय समय के लिए भेजे जाते थे, वो तैयारियों के साथ भेजे जाते थे। ये पहला मिशन था जो 8 दिन की तैयारी के साथ गया, लेकिन 286 दिन वो रहे और इसमें 150 से ज्यादा ऐसे रिसर्च और अध्ययन किए गए, यानी कि कई ऐसे प्रयोग किए गए जो कि पहले से संभावित नहीं थे, सोचे समझे नहीं थे, लेकिन उनके एक अच्छे नतीजे सुनीता विलियम्स और उनके साथी की वापसी के साथ उस तमाम रिसर्च के एक अच्छे नतीजे वापस आए हैं। बिल्कुल ऋतु, और देखिए कि सिर्फ 8 दिनों में जो एक्सपेरिमेंट करने थे इन दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को, और उसके अलावा ये तो किए ही जो नासा ने कहा था इन्हें करने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी इतने 9 महीने के दौरान इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे जैसे कि इन्होंने जो स्पेस ISS है उनके मरम्मत का काम किया। स्पेस में किस तरह से जीरो ग्रेविटी में सारी चीजें होती हैं, मसलन की सब्जी उगाने का काम, और जो पेड़ पौधे हैं, बीज जो है उनसे कैसे पौधे, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने का काम किया। एक बात। दूसरी बात की
किसी महिला के नाम पे ऋतु ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि 62 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक इन्होंने स्पेस वॉक का एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सारी चीजें न सिर्फ इस मिशन के लिए बल्कि नासा के लिए और आने वाले दिनों में दूसरी जो स्पेस एजेंसीज हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित होगा कि किस तरह से आप जब आप एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे आने वाले दिनों में तो वो सारी चीजें, वो सारे एक्सपेरिमेंट चूंकि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की टीम ने वहां करके आए हैं ये लोग, तो अब उनके सामने एक लंबी लकीर खींच देने का काम किया गया है। और अब जो एस्ट्रोनॉट्स, अब जो अगला मिशन जाएगा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि देखिए ये सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, अब इसके आगे का क्या। मसला अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत देखिए गगनयान की तैयारी कर रहा है और भारत जो है वो दूसरे ग्रहों पे जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की टीम ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उन रिसर्च का जो नतीजा आएगा वो भारत भी उसको लेगा और आने वाले जो स्पेस मिशन है भारत के फोर्थकमिंग उसमें उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो न सिर्फ ये 8 दिनों के लिए, न सिर्फ ये नासा के लिए बल्कि दुनिया के लिए, भारत के लिए, जापान के लिए, दूसरे देशों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये मिशन साबित होंगे। इनके जो एक्सपेरिमेंट्स के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे मानवता के लिए। जी असीम, ये भी कहा जा रहा है इस 17 घंटे के बाद और 9 महीने के बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी विल्मोर जब पहुंचे हैं फ्लोरिडा, अब इसके बाद भी अभी एक लंबा समय है क्योंकि एक्लिमेटाइज होने का एक समय होता है, उसके लिए भी उन्हें एक तरह से एक जगह रखा जाएगा और फिर वो अपने परिवारों से मिल पाएंगे। हालांकि परिवारों में उनके वापसी की एक खुशी है लेकिन इसका भी अपना एक पूरा प्रक्रिया है, एक तरीका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ऋतु। देखिए इसकी तरफ भी लोगों का ध्यान गया है कि मैं थोड़ा डिटेल में इसमें जाना चाहूंगा, इसलिए कि सिर्फ 8 दिनों में जब आप किसी यात्री को भेजते हैं वहां पे एस्ट्रोनॉट्स को, तो उसी हिसाब से वो मेंटली फिजिकली वो कंडीशन होके वो वहां पे जाते हैं। लेकिन जब आपका ये एक्सटेंड होता है 1 महीने 2 महीने बल्कि 9 महीने तक एक्सटेंड होता है तो सबसे बड़ा खतरा जब आप स्पेस में होते हैं वहां पे रेडिएशन का खतरा होता है। सूरज से जो खतरनाक किरणें आती हैं वो एक्सपोज होने का उससे खतरा होता है और कहीं ना कहीं ये खतरा इनके साथ भी हुआ होगा। एक तो रेडिएशन का, दूसरी बात जब आप जीरो ग्रेविटी में होते हैं, एक लंबे अंतराल तक होते हैं, जब आप धरती पे होते हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर होता है, वायुमंडल का दबाव होता है। हम सभी जो धरती पे रह रहे हैं उस पर एक बाय डिफॉल्ट एक दबाव है, लेकिन जब आप स्पेस में होते हैं तो वहां आपके ऊपर कोई वायुमंडल है ही नहीं, वहां आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। उस स्थिति में आपका जो हार्ट है, जो आपका दिल है, उसके धड़कने की गति, उसमें जो पंपिंग है ब्लड का, उन सारी चीजों पे स्पेस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब जबकि सुनीता विलियम्स उनकी टीम यहाँ पे आ चुकी है, सबसे बड़ा चैलेंज कि उनकी हार्ट जो बीट है, हार्ट की जो स्थिति है, उसको कैसे धीरे धीरे एक्लिमेटाइज किया जाए पृथ्वी के हिसाब से, एक बात। दूसरी बात कि वहां पे जो हड्डियां हैं इतने सालों तक रहने, इतने महीनों तक रहने से उनकी हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है, उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, उनकी जो मांसपेशी है उन पे इफेक्ट पड़ता है। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले भी सुनीता विलियम्स ने वहां से कहा था कि देखिए 9 महीने हो गए, मैं तो अब चलना फिरना उठना बैठना तक भूल चुकी हूं। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी दिक्कत होगी जब वो यहाँ पे रहेंगी। अब जबकि वहां पे आ चुकी है, नासा के जो तमाम डॉक्टर्स हैं जो उनकी देखरेख में, अब उनकी टीम लगातार उनकी देखरेख करेंगी और मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। यहाँ के ग्रेविटेशन जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है अब यहाँ पे वो आ चुकी है, तो अब इसमें धीरे धीरे वो अपने आप को यहाँ पे संतुलन स्थापित करेंगी, वो धीरे धीरे चलना फिर से सीखेंगी, धीरे धीरे बैठना फिर से सीखेंगी, तो इसमें वक्त लग जाएगा, एक बात। दूसरी बात कि भावनात्मक तौर पर, इमोशनली ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आप स्पेस में होते हैं आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं होता है, कोई आपका समाज, कोई सोसाइटी, कोई लोग तो वहां है नहीं, आपके बस 2 या 3 लोग आपके आसपास होते हैं। तो यहाँ पे जब आने के बाद उनको एक भावनात्मक तौर पर कैसे वो लोगों से जुड़ेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा भावनात्मक तौर पर, इमोशनली। और ये आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरह से। बिल्कुल असीम, यही कारण है कि सुनीता विलियम्स ने जब कहा कि वो लगातार नियमित एक्सरसाइज वो और उनके साथी जरूर करते थे, तो वो तमाम उन दुष्प्रभावों का किस तरह से वो सामना करें और उसका बहुत ज्यादा असर ना हो, इसकी एक कोशिश करते रहे हैं। हमने देखा कि ये 286 दिन का उनका एक तरह से लंबा समय रहा है, 9 महीने का। लेकिन नसीम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इससे भी ज्यादा लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट्स रहे हैं आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में,
लेकिन फर्क बस ये था कि वो प्लान्ड विजिट्स हुआ करती थी, वो प्लान्ड मिशन होते थे, ये एक अनप्लान्ड मिशन था जिसकी तैयारी के बिना सुनीता विलियम्स और उनके साथी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इतना लंबे समय बिताया है। सुरक्षित वापसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से सिर्फ सराहना नहीं की बल्कि उस जुनून, उस जज्बे को सलाम किया है जिसके साथ सुनीता विलियम्स ने इतना लंबा समय बिताया है। बहुत बहुत धन्यवाद असीम पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने फ्रीबीज को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि संसद को फ्रीबीज पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही सभापति ने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार के सभी निवेश एक संरक्षित तरीके से उपयोग किए जाएं। अपनी टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि प्रलोभन तंत्रों पर, तुष्टीकरण पर, जिसे अक्सर फ्री बीज यानी कि मुफ्त में बांटे गए चुनाव के दौरान के जो वादे होते हैं उनके रूप में जाना जाता है। इस सदन को विचार करने की आवश्यकता है कि क्योंकि देश केवल तभी प्रगति करता है जब पूंजीगत व्यय कैपेक्स उपलब्ध हो। चुनावी प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि ये चुनावी प्रलोभन बन गए हैं और इसके बाद सत्ता में आई सरकारों को इतनी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा कि एक राष्ट्रीय नीति की अत्यंत आवश्यकता है ताकि सरकार के सभी निवेश किसी भी रूप में एक संरचित तरीके से बड़े हित में उपयोग किए जाएं। शैलेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, राज्यसभा सभापति का इतनी बड़ी टिप्पणी फ्रीबीज पे जो है, हम जानते हैं फ्रीबीज को लेकर संसद से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां समय समय पर सवाल उठाती रही हैं, लेकिन सभापति का आज इन तमाम बातों को रखने के पीछे का कारण? देखिए, राज्यसभा के सभापति ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आज जब शून्यकाल में हम देख रहे हैं कि तमाम मुद्दे सांसद उठा रहे थे, उस वक्त राज्यसभा के सभापति की यह टिप्पणी आई और सदन के नेताओं से अपील की, सत्ता और विपक्ष के नेताओं से, कि इस पर विचार होना चाहिए। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि जो फ्रीबी है, एक तरह से हम जानते हैं कि मुफ्त की जो योजनाएं और ख़ासतौर पर चुनाव के समय जो ऐलान किए जाते हैं उसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो भी सरकार की तरफ से खर्च होना चाहिए उससे नेशन बिल्डिंग में यानी देश को आगे बढ़ने में मदद मिलनी चाहिए। ऐसा कोई खर्च नहीं होना चाहिए जिस खर्च की वजह से जो है आर्थिक स्थिति देश की या किसी राज्य की खराब हो। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जो भी सीधे तौर पर मदद दी जानी चाहिए या फिर जो भी सब्सिडी दी जानी चाहिए वो किसानों के मामलों में उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिससे किसानों को दुनिया भर में एक सब्सिडी दी जाती है, भारत में भी हम जानते हैं कि उन्हें किसान सम्मान निधि और तमाम तरह के जो कृषि उपज है उन पर सब्सिडी दी जाती है। तो वो किसानों का मामला एक तरह से उन्होंने सामने रखते हुए कहा कि वो एक देखें उस तरह की सब्सिडी दी जानी चाहिए जिससे फ़ायदा हो देश को, किसानों को फ़ायदा हो, लेकिन मुफ्त की योजनाएं जो फ्रीबी है उन पर विचार किए जाने की जरूरत है। सभी नेताओं से उन्होंने अपील की है। तो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आज राज्यसभा के सभापति की जब राज्यसभा में शून्यकाल चल रहा था तब आई है। जी शैलेंद्र, इस टिप्पणी को क्या इस संदर्भ में देखें कि हाल में जो बीता दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली को चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक में या फिर युवाओं के लिए भी कई ऐसी योजनाओं का ऐलान किए हैं। इनके असर किस तरह से राजस्व में पड़ते हैं? राज्य सरकारों को जन कल्याणकारी काम या योजनाओं को आगे बढ़ाने में किस तरह की मुश्किल आती है? उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हमने देखा हिमाचल में, कर्नाटक में और तमाम राज्यों में जहां जहां इस तरह के ऐलान किए गए हैं, चुनी हुई सरकारों के लिए इस चुनाव के बाद जब सरकारें चुन के आती हैं तो उनके लिए मुश्किल हो गई उन तमाम वादों को पूरा करना। तो क्या ऐसे में ताक पे लगती हैं तमाम वो जन कल्याणकारी योजनाएं या फिर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने इस जरा से फायदे के लिए इतनी बड़ी कीमत देश की प्रगति की दे रहे हैं? देखिए ऋतु, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जब इस तरह के फ्रीबी का ऐलान किया जाता है बिना ये विचारे कि क्या राज्य का आर्थिक संसाधन इसकी अनुमति देता है या फिर सत्ता में जब सरकार आती है तो क्या उनके लिए ये संभव हो पाएगा। आप विभिन्न राज्यों में सरकारें देखें विभिन्न दलों की, चाहे वो कर्नाटक में हो या फिर पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी,
उन पर ये आरोप लगता है, या हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार, उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने तमाम वादे सत्ता में आने के लिए किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो वादे पूरे नहीं हो पाए। और इस तरह के भी आरोप अब राजनीतिक दलों पर लगते हैं कि उन्होंने मुफ्त की योजनाओं, तमाम आर्थिक मदद की जो अलग अलग वर्गों से वादे किए, वो कुल बजट से राज्य से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वादे कैसे पूरा होंगे? और अगर ये वादे पूरा करने का प्रयास भी किया जाएगा तो राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा जाएगी। हिमाचल में हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं कि किस तरह से राज्य में वेतन देने के लाले हैं। तो फिर ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, भारतीय राजनीति में पहले भी ये मुद्दा आया था, लेकिन बीते एक दशकों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की राजनीति रही, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक होड़ सी लगी है राजनीतिक दलों में मुफ्त की योजनाओं का वादा करने का। और उसमें हम देख रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले कुछ ऐसे वादे किए जाते हैं जिस पर ये सवाल उठते हैं कि सत्ता में आने के बावजूद भी उन वादों को इसलिए पूरा नहीं किया सकता कि वो राज्य के आर्थिक संसाधन उसकी अनुमति नहीं देते हैं, राज्य उस बोझ को सह नहीं पाएगा। बावजूद उसके राजनीतिक दल उस तरह का वादा जनता को लुभाने के लिए करते हैं। इसीलिए आज राज्यसभा के सभापति ने सदन में, राज्यसभा में इस बात को कहा है कि ये विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से ये जो शैलेंद्र, क्या इसको ये संकेत माना जाए कि जहां एक तरफ सभापति ने राजनीतिक पार्टियों को एक संकेत दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या इस पर किसी तरह की लगाम लगाने के लिए चुनाव आयोग कुछ कदम उठाए, या फिर राजनीतिक पार्टी स्वतः इस बात पर सोचे, या कोई और बड़ी एक तरह से पॉलिसी के तहत कुछ इस पे काम करने की जरूरत है सरकार को? देखिए, बहुत संकेत स्पष्ट है कि संसद इस पर विचार करे। संसद में सभी दलों के नेता चुनकर आते हैं, प्रमुख दलों के, वो इस पर विचार करें कि इस तरह के खर्चे देश के लिए कितने एक तरह से दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। और उससे आगे जाकर ये कहा उपराष्ट्रपति ने, जो मैं सुन पाया, कि आप देखें कि इस तरह के खर्चे होते हैं जिसमें कोई एक नियम कानून नहीं है, तो एक सहमति बनाई जानी चाहिए। तो ये बहुत स्पष्ट संकेत है कि सदन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस तरह की मुफ्त की योजनाओं का ऐलान ना किया जाए, और उस पर जरूरत हो तो आगे कदम सभी राजनीतिक दलों को मिलकर सहमति के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी एक तरह से पहल कह सकते हैं, या फिर अपील कह सकते हैं, राज्यसभा के सभापति की तरफ से सदन में की गई है, जिसमें नेता विपक्ष को कहा गया है, नेता सदन को कहा गया, और तमाम राजनीतिक दलों से ये अपील की गई है। तो निश्चित तौर पर प्रमुख राजनीतिक दलों से ये एक अपील भी है कि वो सोचें कि ये इस तरह की योजनाओं से देश का या फिर राज्यों का कितना नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, राज्यसभा सभापति ने फ्रीबीज को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, उसे एक पहल, एक अपील के तौर पर और संकेत के तौर पर देखा जाए कि भविष्य में देश के विकास और एक विकसित भारत के दिशा में जब देश आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में इन फ्रीबीज का, खासकर चुनाव के दौरान जो ऐलान किए जाते हैं, उसका देश पर एक दुष्प्रभाव ही पड़ रहा है। ये कुल मिलाकर उनका कहना है। इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों को सोचने की जरूरत है। धन्यवाद शैलेंद्र। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कठोर कानूनी उपाय भी किए हैं, साथ ही गैर कानूनी रूप से काम कर रहे तमाम संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया है, जिसका नतीजा है कि आज देश में आतंकी घटनाओं में 71% की कमी आई है। पहले आतंकवादियों का कभी कभी महिमा मंडन भी किया जाता था। महोदय, अच्छे अच्छे भोजन कराए जाते थे। आज मोदी सरकार के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से, गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आज जो जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर भारत सरकार काम कर रही है, इसका परिणाम यह है कि हिंटरलैंड में जीरो घटनाएं हुई और आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन पर कहा कि इसे लेकर नीति ड्राफ्ट पहले ही पास हो गया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के कंटेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना होगा। जो इंटरमीडिएरी रूल्स हैं, उसके अंडर ऑलरेडी एक रूल बना के
प्रॉपर जिसमें सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी बन सके, वो रूल ऑलरेडी ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हो चुके हैं और उसमें बहुत ध्यान दिया गया है कि जो भी रेगुलेटिंग बॉडी बने वो 5 चीज़ों पे विशेष ध्यान दे। इसमें गेमिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन गेम से रिलेटेड मैटर्स में कहीं पर कोई हार्मफुल कंटेंट न जाए, कहीं पर बच्चों को उसका एक्सेस न मिले, कहीं पर एडिक्शन न हो, एज रेटिंग का एक मैकेनिज्म बने और पेरेंटल कंट्रोल का एक मैकेनिज्म बने। इन सब को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन इंटरमीडिएरी रूल्स के तहत ऑनलाइन गेम्स का रेगुलेशन करने का प्रयास किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर संसद भवन में मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने गेट्स फाउंडेशन के साथ मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वच्छता के क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना की। गेट्स ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की सराहना की और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के साथ साझेदारी करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने निदान और दवाओं की लागत को कम करने, दुनिया भर में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम करने में भारत द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। दोनों पक्ष साझेदारी को जारी रखने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हैं। नागपुर में 17 मार्च की शाम को हुई हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। नागपुर के 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू जारी है। महाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नागपुर हिंसा मामले पर डीसीपी राहुल माणिक्कर ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। हमारा प्रयास जारी है। हमने 50 लोगों को जांच के दायरे में लिया है और जांच की 10 टीमें मामले पर काम कर रही हैं। योगेश शीतल इस खबर पे। शांततापूर्ण परिस्थिति है, हमारा तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन में हमने 50 लोगों को ताबे में लिया है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की 10 टीम हमारी काम कर रही है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी योगेश शीतल। योगेश, नागपुर हिंसा में कई ऐसे बड़े खुलासे सामने आए एफआईआर के साथ, जिसमें यह भी सामने आया कि किस तरह से महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई है। क्या अपडेट अभी तक है? देखिए, 2 बड़े अपडेट हैं। एक तो ये है कि जिसने डीसीपी पर हमला किया था, कुल्हाड़ी से जो हमले करने की बात आ रही थी, वो एक नाबालिग था 14 साल का। जो 51 आरोपी जो कि एफआईआर में है 51 आरोपी, उनमें से 6 जो हैं वो नाबालिग हैं और नाबालिगों की बहुत बड़ी संलिप्तता, बहुत ही एग्रेशन जो है वो देखा गया था। बाद में सीसीटीवी भी हम लोगों ने देखा था, लेकिन ये चीजें अब आधिकारिक रूप से एफआईआर में दर्ज हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि जो शमीम खान करके जो एक आरोपी है, वो वहाँ का एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, स्थानीय पार्टी है बेसिकली, उसका नेता भी है। उसने ये पूरा वो जो है मुख्य साजिशकर्ता के रूप में पुलिस ने उसको एफआईआर में रखा है। जो मेन एक्यूज्ड है वो वही है जिसने पूरी चीजों को, अफवाह को फैलाया था। वो फिलहाल एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके बाद जो है और भी तय खुल जाएगी। जिस तरीके के सीएम डीसीएम ने पहले ही कहा, जो फडणवीस उन्होंने पहले ही कहा है कि जो ये पूरी घटना हुई, ये बेसिकली सुनियोजित थी, एक वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी जो है वो हैच किया गया था इन लोगों के द्वारा और उसकी जांच की जाएगी। 50 जो आरोपी हैं उनको 21 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी गई है। पुलिस कस्टडी में पूछताछ होगी, हो सकता है उसके बाद और भी खुलासे आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कर्फ्यू है उसको आज भी कंटिन्यू रखा गया है। कई ऐसे इलाके हैं, मसलन जो जोन 3, जोन 4, जोन 5 जो बेसिकली माहौल का एरिया है, वहाँ पर अभी भी कर्फ्यू लगाया गया है। एहतियात के तौर पर दुकानें अभी भी बंद है, हालांकि केतु के लोग जो है वो वहाँ पे जाते दिख रहे हैं। जांच इस वक्त आगे बढ़ रही है। एक बड़ी बात ऋतु मैं आपको ये भी बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो है सरकार के जो सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश का, उसी तर्ज पर जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। क्योंकि अगर आप एफआईआर देखेंगे तो जो बीएनएस की धारा है, अलग अलग बीएनएस की धाराएं लगी है। इसके अलावे आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं, बॉम्बे पुलिस एक्ट की धाराएं लगी हुई हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी हुई जो धाराएं हैं वो भी लगी हुई है। कई सारे स्टैट्यूट्स की धाराएं जो है वो वहाँ पे, कई सारे स्टैट्यूट्स की धाराएं वहाँ पे लगी हुई है। तो जो संपत्ति को नुकसान किया गया है उसका जो पंचनामा होता है, पंचनामा करने का आदेश जो है वो वहाँ के सीपी के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि
कि जो नुकसान हुआ, चाहे वो निजी संपत्ति है या सार्वजनिक संपत्ति है, उसका जो आप कह सकते हैं जो भी डैमेज हुआ है, इसकी भरपाई जो है वो दंगाइयों से की जाएगी। ऐसी भी बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के साथ साथ तो जो नागपुर पुलिस है उसके साथ साथ महाराष्ट्र की जो ATS है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, वो भी जांच कर रही है। जो फॉरेंसिक टीम है वो भी वहां पर देखी गई है और वो भी वहां से जो साक्ष्य है, जो सबूत है, जो क्लू है, उसको भी इकट्ठा कर रही है, ताकि जो आगे जब मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जो भी एक्यूज्ड है उनको कन्विक्ट करने में पुलिस या प्रोसिक्यूशन को किसी तरह की दिक्कत ना आए। जी योगेश, इस हिंसा का नागपुर जैसे शहर में होना, ऐसे में कई बड़े सवाल और कई एक तरह से अगर वक्तव्यों की हम बात करें तो उस पर नजर जाती है, जिसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत ने जब ये कहा कि अगर इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, इस तरह के जो वक्तव्य हैं, और उसके बाद इतनी बड़ी हिंसा अगर होती है और इस हिंसा में FIR के तहत कई ऐसे बड़े तथ्य जो सामने आते हैं, इसको किस तरह से जोड़ के देखा जाए? क्योंकि उपद्रवियों ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी तमाम अभद्रताएं की हैं, जिसका जिक्र FIR में दर्ज है। नाबालिग शामिल है, ये एक सुनियोजित तरीके से नाबालिगों को शामिल किए जाने की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। देखिए कई सारे डॉट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमने परसों का विजुअल्स देखा था, एक ट्रॉली जो नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने एक ट्रॉली जो पत्थर है वो इकट्ठा किया गया था। पेट्रोल बम की भी बात आ रही कि पेट्रोल बम भी जो है वो फेंके गए थे। उसके बाद जगहों को पहले ही डिमार्क किया गया था, क्योंकि जो स्थानीय लोग अगर आप उनकी प्रतिक्रिया देखेंगे तो सीधे सीधे बोले कि एक समुदाय विशेष को ही निशाना बनाया गया। जो 51 आरोपी हैं, 51 के 51 आरोपी एक ही समुदाय से हैं। तो एक वेल प्लान्ड जो कॉन्स्पिरेसी है वो हैच की गई, इसमें किसी तरह की जो संदेह है वो फिलहाल नहीं है। जहां तक मोहन भागवत के बयान की अगर आप बात करें तो देखिए नागपुर से अगर इसको आप जोड़ के देखें तो नागपुर में जो है वो कई, अगर आप देखें तो दीक्षा भूमि है, वहां पे जो है RSS का हेडक्वार्टर है, केंद्रीय मंत्री वहां से आते हैं, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां से आते हैं, कई सारे फेस्टिवल जो है वो वहां से होते हैं। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर को कही जाती है। तो नागपुर है या फिर पुणे है जो कि भारत की महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है, हमेशा शांत ही दिखेगा आपको। लेकिन जो ये घटना हुई है बेसिकली जो है आप कह सकते हैं कि या तो साख खराब करने की कोशिश की गई है नागपुर की। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चर्चा है कि वो इसी महीने के अंत में नागपुर आ सकते हैं, ये चर्चा है। अब देखिए अगर आप पार्लियामेंट में देखेंगे, जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तब कुछ इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं जो कि पार्लियामेंट को डिसरप्ट करती हैं या फिर उस तरीके से ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री का नागपुर आने की संभावना है इसी महीने। इन सब चीजों को अगर आप देखें तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि एक वेल प्लान्ड, बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है। अगर माइनर की बात करें तो माइनर का इन्वॉल्वमेंट पहली बार नहीं है। बहुत सारे ऐसे चीज हुए, चाहे आप निर्भया केस देख लीजिए या कई ऐसे मामले हैं। अगर आप कम्युनल क्लैशेस को देख लें तो माइनॉरिटी जो माइनर है उनमें उनका दखल उसमें दिखता है, उनकी संलिप्तता उसमें दिखती है। महिलाओं की अगर बात करें तो देखिए देवेंद्र फडणवीस ने पहले भी कहा है, नीतीश राणे जो यहाँ के नेता उन्होंने भी कहा है कि पुलिस पर जो हमला है ये बेसिकली रेड लाइन को क्रॉस कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस पर हमला जो है वो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ पुलिस पर हमले की बात नहीं है, महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की गई है, अभद्रता की गई है, जो मॉडेस्टी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। इसको लेकर अलग से FIR जो है वो भी अभी प्रक्रिया में, उस पर भी FIR किया जाएगा। कुल मिलाकर बहुत ही घिनौनी बर्बर साजिश जो है वो की गई है। हालांकि अब ये मामला पूरी तरीके से कानून के ट्रैक पर अब आ चुका है, क्योंकि कोर्ट में पेशी हो चुकी है। जो एक मेन एक्यूज्ड है, जो मैंने आपको कहा कि शमीम खान, उसका जो मैप है, जो उसका जो नक्शा है वो बेसिकली उसको भी जारी किया गया है, ताकि जो संदिग्ध है उसको, अगर कोई उसको कहीं देखा है तो उसका क्लू मिल सके। बाकी पुलिस के अलावा ATS और अन्य एजेंसियां भी इस मामले में फिलहाल जांच के लिए लगी हुई हैं। ठीक योगेश, तमाम एजेंसियां भी काम कर रही हैं और देवेंद्र फडणवीस का कहना है, मुख्यमंत्री का, कि योगी मॉडल में इन तमाम उपद्रवियों से निपटा जाएगा। तो क्या 50 जो उपद्रवियों को एक तरह से अभी गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, इससे इतर क्या उन तमाम उपद्रव, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी थी, जिस तरह का सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, ऐसे में क्या तस्वीरों को जारी करेगी? वसूली का किस तरह का मॉडल रहेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस इस पर आगे अभी कुछ बता पाए हैं?
देखिए, जहां तक 50 लोगों की बात है तो 50 लोगों तक ये सीमित नहीं रहा होगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होता है वो हुआ होगा और कहीं ना कहीं पुलिस को भी बाद में इस चीज़ का आभास हुआ होगा। तभी आप देखें कि तुरंत बाद जो इंटरनेट सेवाओं को डिसरप्ट किया गया, संचार बंदी की गई। तो सिर्फ 50 लोग शामिल नहीं, 50 लोग तो वो लोग थे जिन्होंने जमीन पे पूरा जो है वो पूरा उन्होंने जो है हिंसा फैलाई। इसके पीछे कौन लोग हैं, किसके इंस्ट्रक्शन पे ये सब कुछ हुआ, क्या इससे पहले कोई मीटिंग हुई थी? क्योंकि जो सूचना आ रही है, जो अलग अलग सूत्रों से सूचना आ रही है, वो ये भी आ रही है कि इफ्तार के बाद जो है ये सारी चीजें जो है वो की गई। तो कितने लोग इसमें परोक्ष रूप से शामिल थे, उनको नैप करना जो है वो सबसे पहली चुनौती वो रहेगी देवेंद्र फडणवीस के सामने। दूसरी बात, जो रीइंबर्समेंट की बात है, जिस तरीके से हमने योगी मॉडल में देखा है कि किस तरीके से जो लोग इस तरीके का उपद्रव करते हैं उनसे ही भरपाई की जाती है, तो ये मॉडल क्या यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा? क्योंकि पहली बार इस तरीके देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसे में सरकार की साख का भी सवाल है और ऐसे समय में जब ऑलरेडी जो है शिवसेना यूबीटी की बात करें तो वहां से उस तरीके के ऐसे बयान आ रहे हैं जो कि इस मामले को और भड़का सकते हैं। मसलन अगर आप देखें तो जो विपक्ष का बयान है, चाहे वो आप अबू आदमी का बयान देख लीजिए, चाहे वो संजय राउत का बयान देख लीजिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे के किसी और जो नेता का बयान देख लीजिए, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो क्या राजनीतिक पराश्रय के साथ ये हिंसा की गई? क्या इसका लक्ष्य जो है महाराष्ट्र की जो सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बदनाम करने का था? तो इन सब चीजों से मुझे लगता है इन सब चीजों का पटाक्षेप तभी हो पाएगा जब इस मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल योगेश, नागपुर हिंसा के बाद से चुनौती बनी हुई है फडणवीस सरकार के लिए भी। ये भी बात हो रही है कि जिस तरह से एफआईआर में तमाम चीजें सामने आई हैं कि ये पूरा मामला सुनियोजित तरीके से है, मुख्य साजिशकर्ता की तलाश अभी जारी है। देखते हैं आगे किस तरह से सरकार इस पर आगे बढ़ती है, योगी मॉडल को अपनाने की बात कर रही है, कैसे उपद्रवियों से उस तमाम नुकसान की भरपाई की वसूली की जाएगी, ये सब देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक के लिए योगेश, धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दर्दनाक हादसे में 6 शव अभी बरामद किए गए हैं। श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई थी। नाव में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोग डूब गए हैं। बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव अभियान चल रहा था। हादसे में डूबे 7 में से 6 शव बरामद कर लिए गए हैं। 8 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का यह दर्दनाक हादसा है, जहां एक नाव के डूबने से 6 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 7 लोगों को बचाया गया है। 8 लोगों की डूबने से मृत्यु हुई है, जिसमें से 6 के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। शिवपुरी में नाव हादसे में लापता 7 लोगों की तलाश लगातार जारी थी और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के माता टीला बांध में नाव पलटने से यह हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोग लापता थे। इनमें से 6 के शव बरामद कर लिए गए हैं। तलाशी अभियान में इस लापता 7 लोगों में 3 महिलाएं और 4 बच्चे थे, जिनमें से 6 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। श्रद्धालुओं से भरी एक नाव पलट गई थी। नाव में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 7 डूब गए थे। इनमें से 6 के शव ढूंढ लिए गए हैं।
और अब बात रायसीना डायलॉग की। रायसीना डायलॉग के आखिरी दिन आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कमिसर्स एंड कैपिटलिस्ट, पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विषय पर संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने माना कि टैरिफ प्रतिबंध और व्यापार प्रतिबंध अब विदेश नीति में एक वास्तविकता बन गए हैं, क्योंकि देश वित्तीय प्रवाह, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे आर्थिक संसाधनों को तेजी से हथियार बना रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दशक पहले की तुलना में कम संयमित हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, टैरिफ प्रतिबंध एक वास्तविकता है। ये वित्तीय प्रवाह, ऊर्जा आपूर्ति या प्रौद्योगिकी हो सकती है। ये दुनिया की एक वास्तविकता है। Ways of dealing with weaponization. One is to stay on the right side of the weapon. In the digital era, I think it's not just about cost, reliability, trust, transparency. So you want to do business more and more with those with whom you are secure. And you know, your earlier point that everybody has, every partner offers some risks, yes. But you would rather take the risks with those where your interests are not contradictory, then the risks are not that great, rather than those with whom your interests could clash or do clash. So I would argue today that countries in a way need a kind of a macro business strategy. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल नेटवर्क के विकास से जुड़े कार्यों पर कहा कि कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1972 में हुई थी और 42 वर्षों में केवल 28 किलोमीटर का ट्रैक ही निर्माण किया गया, जबकि 2014 के बाद केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से 10 सालों में 38 किलोमीटर ट्रैक निर्माण का कार्य हुआ है। बुलेट ट्रेन और ट्रैक निर्माण को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश में टनल निर्माण के कार्यों में बहुत तेजी आई है। जिन प्रोजेक्ट्स में ऐतिहासिक काम हुआ है, कोलकाता मेट्रो 1972 में स्टार्ट हुआ था, 42 साल में मात्र 28 किलोमीटर का काम हुआ। मोदी जी के इन 10 वर्षों में 38 किलोमीटर का काम हुआ है। कहा 42 साल का काम और कहा ये 10 साल का काम। कई मान्यवर सांसदों ने कहा कि बुलेट ट्रेन की जरूरत है। ये भावना कांग्रेस के समय से एक लगातार अपने अंदर एक हीन भावना भरने की कोशिश की गई थी। ये उसी भावना का परिणाम है। आजादी के बाद 2014 तक 125 किलोमीटर टनल्स भारत के रेलवे नेटवर्क में थे। 2014 से आज तक माननीय अध्यक्ष जी 460 किलोमीटर नई टनल्स बनी है। इस दुनिया ने भारत के इंजीनियर्स का और आत्मनिर्भर भारत का, मोदी जी के विजन का लोहा माना है। आज हिमालयन टनलिंग मेथड, एक नया टनलिंग का मेथड इजाद हुआ है माननीय अध्यक्ष। केंद्र सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जल्द ही गेट्स फाउंडेशन के साथ करार करने वाली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि भारत के एआई मिशन और गेट्स फाउंडेशन के बीच करार से बेहतर फसल, मजबूत स्वास्थ्य सेवा, बेहतर शिक्षा और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए एआई के जरिए समाधान किया जाएगा। टेक कंपनी गूगल ने क्लाउड सिक्योरिटी फर्म विज को $32 बिलियन यानी कि 2.7 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया है। कंपनी ने मंगलवार को विज के साथ डील साइन की है। ये गूगल की अब तक की सबसे बड़ी डील है। सौदे के तहत विज गूगल क्लाउड बिजनेस का हिस्सा बनेगी। खरीदारी पर गूगल ने कहा है कि हमारी क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस पहले से ही मजबूत है। विज के जुड़ने से ये और ज्यादा बेहतर होगी। ये सौदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ते साइबर खतरों को रोकने में मदद के लिए किया गया है। गूगल का टारगेट क्लाउड सिक्योरिटी बिजनेस में माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियों को टक्कर देना है। विज की मदद से मल्टी क्लाउड टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जाएगा। 2026 तक नई डील पूरी होने की उम्मीद है। वोडाफोन आइडिया ने आज मुंबई में 5G सेवाओं को लॉन्च करने का ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि 5G रोलआउट से ग्राहकों को व्यापक नेटवर्क कवरेज और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बेहतर मोबाइल अनुभव मिलेगा।
वोडाफोन आइडिया ने 299 रुपए से शुरू होने वाले प्लान्स में अनलिमिटेड 5G की सुविधा देने का ऐलान किया है। कंपनी ने ग्राहकों की संख्या में गिरावट को रोकने और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार भारत में बड़े प्रतिद्वंदियों के मुकाबले मजबूत स्थिति में आने के लिए ये नया दांव खेला है। कंपनी का कहना है कि वह अपने नेटवर्क को और मजबूत कर रही है, जिससे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और क्लाउड एक्सेस जैसी हाई बैंडविड्थ सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। वोडाफोन आइडिया ने मुंबई में 5G सेवाओं के विस्तार के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। कंपनी देश भर में 5G सेवाओं का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करेगी। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल पहले ही पूरे भारत में 5G सेवाओं को रोल आउट पूरा कर चुकी है, जबकि वोडाफोन आइडिया अभी अपनी सेवाओं की शुरुआत कर रही है। हालांकि वोडाफोन ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स से साझेदारी के लिए बातचीत कर रही है। इसमें एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न का क्यूपर शामिल है। कंपनी का कहना है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी दूरदराज के इलाकों में मददगार हो सकती है। अमेरिका और रूस के बीच रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर 30 दिनों के लिए सीमित संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को शांति समझौते को लेकर फोन पर बातचीत हुई। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई फोन कॉल में संघर्ष विराम को लेकर सहमति बनी है। इसमें दोनों देशों द्वारा 30 दिनों के लिए एक दूसरे के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा कि काला सागर में संघर्ष विराम, पूर्ण संघर्ष विराम और स्थायी शांति के लिए तकनीकी वार्ता होगी। ये वार्ता पश्चिम एशिया में तुरंत शुरू होगी। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को स्थायी शांति के साथ समाप्त करने की आवश्यकता है। रूस ने मांग की है कि 30 दिनों के युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन में सेनाओं का मूवमेंट स्थगित रहे। और मिड डे प्राइम में अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों की। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में होगी। इस कड़ी में खेलो इंडिया पैरा खेलों का लोगो, गीत और शुभांकर का अनावरण दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल मंत्री द्वारा किया गया। पैरा खेलों के शुभांकर का नाम उज्ज्वला रखा गया। आज देश के पैराथलीट विश्व भर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस बार भी खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा और कई नए सितारे सामने आएंगे। खेलो इंडिया प्लेटफॉर्म देश के खिलाड़ियों को देश के अंदर कंपटीशन करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। आज मुझे खुशी है कि मेरे देश के पैरा एथलीट्स यहाँ कंपटीशन में भाग लेंगे और एक कंपटीशन से खेलेंगे। देश और दुनिया में पैरा एथलीट्स देश का नाम रोशन करेंगे। मैं स्वयं को अभिनंदन देता हूँ। हर बार उसका एफर्ट, उसका उत्साह देश के पैरा एथलीट को प्रोत्साहित करता है और देश को मदद करता है। भारत के स्टार पैरा शटलर सुकांत कदम हाल ही में संपन्न स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में SL4 श्रेणी में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। सुकांत अब इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान से पीछे हैं, जबकि फ्रांस के लुकास माजूर तीसरे स्थान पर हैं। हाल ही में स्पेन में आयोजित ग्रेड 2 के 2 और ग्रेड 1 के 1 टूर्नामेंट में मजबूत प्रदर्शन के बाद सुकांत की रैंकिंग में उछाल आया है। सुकांत ने ग्रेड 2 इवेंट के दौरान SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 21-13, 21-10 के स्कोर लाइन के साथ फाइनल में साथी भारतीय तरुण को हराया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के महासचिव हेमंत कुमार कलिता और खेल संस्था के कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
दोनों को एक जांच में वित्तीय अनियमितताओं का दोषी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इसके बाद आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कलिता का नामांकन भी खारिज कर दिया गया। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन द्वारा की गई जांच के बाद कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह को भी इसी तरह के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जैन को जांच के लिए बीएफआई ने नियुक्त किया था। ये जांच उस शिकायत के बाद की गई जिसमें दोनों पर अनधिकृत धन निकासी, फर्जी बिलिंग और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। भारत के सबसे प्रतिष्ठित खो खो टूर्नामेंटों में से एक 57वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से 5 अप्रैल तक पुरी के जिला खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। भारतीय खो खो महासंघ के तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में कुल 74 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 30 राज्यों की टीमें और एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे, बीएसएफ, महाराष्ट्र पुलिस और सीआईएसएफ जैसी प्रमुख संस्थागत टीमें शामिल हैं। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।